स्टार्ट हो गई। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हैंड रेज करके मुझे बता दें वॉइस क्लियर है? जी एलियस। जी सर क्लियर है। ओके, कल होमवर्क के अंदर आपको क्वेश्चन दिया गया था। ये एक बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था जिसके अंदर आपकी इनकम फ्रॉम सैलरी का कुछ पार्ट टेस्ट किया गया था और उसके अलावा आपकी दूसरी चीजें थी। हम इस सॉल्यूशन को अभी मैं डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा, सिर्फ फिगर आपके साथ डिस्कस करूंगा। लेकिन अगर आपको किसी फिगर की कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होगी तो फिर वो कैलकुलेशन मैं आपको करके बता दूंगा। लेकिन मैंने कोशिश की है इधर भी आपको एक्सप्लेन डिटेल के साथ इधर ही उसकी कैलकुलेशन शो की है। बेसिक सैलरी क्योंकि सेम मंथ के अंदर हमने कहा था 30 ऑफ द सेम मंथ मिल जाती है, तो इसलिए उसने 12 मंथ कंप्लीट ली और 24 लाख हमारी आ गई बेसिक सैलरी। डीएलएस अलाउंस उसने एज इट इज दिया था 3 लाख, 3 लाख का 3 लाख आ गया। लिविंग अलाउंस है 10% ऑफ द बेसिक सैलरी। क्वेश्चन के अंदर बेसिक सैलरी थी 24 लाख, उसका 10% दिया 2,40,000। मेडिकल अलाउंस दिया गया था 8% ऑफ द बेसिक सैलरी। हमें पता है जो मेडिकल अलाउंस है अगर 8% ऑफ द बेसिक सैलरी है तो उसमें एग्जम्पशन अवेलेबल है हमारे पास अप टू 10% ऑफ द बेसिक सैलरी। तो इसका मतलब क्या, 8% ऑफ बेसिक सैलरी इज इक्वल टू 1,92,000 और इसमें एग्जम्पशन कितनी है 10% ऑफ द बेसिक सैलरी दैट इज 2,40,000 मल्टीप्लाई बाय ये 8 नहीं बेटा 10 आएगा। 10% दैट इज 2,40,000। 2,40,000 तक एग्जेम्प्ट है। अगर अमाउंट 2,40,000 से ऊपर जाती है मेडिकल अलाउंस, फिर अपवर्ड वाली अमाउंट जो 240 से ऊपर होती है वो टैक्सेबल है। क्योंकि इसमें हमें मिला ही 1,92,000 है तो नथिंग विल बी एडेड इन द टैक्सेबल इनकम। इसके बाद री इम्बर्समेंट मेडिकल एक्सपेंसेस फॉर इंश्योरेंस कंपनी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ये इंश्योरेंस कंपनी से मेडिकल एक्सपेंसेस था, ये एग्जेम्प्ट है। अब जो मेडिकल के हवाले से हमने दो चीजें पढ़ी थी। मेडिकल के हवाले से पढ़ी थी, एक मेडिकल अलाउंस जो कि कैश की सूरत में मिलता है, दूसरा है मेडिकल फैसिलिटी। ये दो चीजें पढ़ी थी। मेडिकल अलाउंस और मेडिकल फैसिलिटी जब इकट्ठी मिलती है तो उस सूरत में फैसिलिटी जो सी एग्जेम्प्ट हो जाती है और मेडिकल अलाउंस फुली का फुली टैक्सेबल हो जाता है जब एक साथ। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर मेडिकल फैसिलिटी नहीं थी बेटा आपके पास। उसने तो इंश्योरेंस वालों से अपना रीइंबर्स किया था। अगर इंश्योरेंस से रीइंबर्स करते हैं तो उसका क्या है, वो सारे का सारा एग्जेम्प्ट होता है और मेडिकल अलाउंस जो हमें एम्प्लॉयर से मिल रहा है उसका एक नॉर्मल ट्रीटमेंट होना है 10% वाला। इसलिए इस क्वेश्चन के अंदर मेडिकल अलाउंस भी सारे का सारा खत्म हो गया और मेडिकल रीएम्बर्समेंट क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी थी वो भी खत्म होता हो गया। लेकिन अगर ये रीएम्बर्समेंट होती एम्प्लॉयर से, फिर क्वेश्चन के अंदर इसके बारे में बताता है इन अकॉर्डिंग्स विद द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, नॉट इन अकॉर्डिंग्स विद द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट। फिर हमने उसको देख के कंबो के अंदर जब दोनों चीजें मिलती है उस हिसाब से ट्रीटमेंट करते हैं।
अकोमोडेशन बताई गई थी आपको यकम जनवरी को मिली है, तो इसका मतलब 6 मंथ की अकोमोडेशन को हमने अपनी टैक्सेबल सैलरी में ऐड करना है। तो अकोमोडेशन के हवाले से 45% एमटीएस, एमटीएस ना हो तो बेसिक सैलरी और फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी, जो रेंट की प्रॉपर्टी है, या द अमाउंट दैट हैज बीन प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर इफ अकोमोडेशन वाज नॉट प्रोवाइडेड। अब इस क्वेश्चन के अंदर ना एमटीएस था, तो 45% ऑफ हमने बेसिक सैलरी ले लिया और इसको 6/12 कर लिया। इसको कंपैरिजन करना था द अमाउंट विच हैज बीन प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर इफ अकोमोडेशन वाज नॉट प्रोवाइडेड, लेकिन क्वेश्चन के अंदर उसके मतलब कोई डिस्कशन नहीं थी। तो फिर अज्यूम क्या किया, यही अमाउंट क्या है, हायर है, तो 5,40,000 हमने ऐड कर दिया। कंपैरिजन तब हमने लाजमी करना है अगर क्वेश्चन के अंदर उसके रेलेवेंट डाटा हो, लेकिन अगर वो बताई एक चीज रहा है 45% ऑफ द एमटीएस, फिर हमने या बेसिक सैलरी वही ले लेना है। अगर उसने अदर फिगर हमें कैलकुलेट करने के लिए या किसी भी सूरत में हमें इंफॉर्म या क्वेश्चन के अंदर नहीं बताया। 2 व्हीकल प्रोवाइड की गई थी, दोनों की कॉस्ट 2 मिलियन ईच थी और नीचे क्लियरली मेंशन किया था 1 फॉर बिजनेस पर्पस एंड 1 फॉर प्राइवेट पर्पस। अगर बिजनेस पर्पस के लिए व्हीकल या ऑफिशियल पर्पस के लिए व्हीकल मिलती है तो नथिंग विल बी एडेड इन द टैक्सेबल इनकम। however if the vehicle has been provided for private use then we should add 10% of the cost of the vehicle in taxable income under the head income from salary। इसलिए बिजनेस यूज के लिए नील आ गया और प्राइवेट यूज के लिए 2 मिलियन का 10% हमने कैलकुलेट कर दी। लेकिन अगर एक ही व्हीकल बिजनेस यूज के लिए भी यूज हो रही है और वही व्हीकल प्राइवेट यूज के लिए भी यूज हो रही है, इसका मतलब वो कम्बो में यूज हो रही है, तो उस सूरत में हम क्या करेंगे, उसकी कॉस्ट का 5% ऐड करेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर 2 सेपरेट व्हीकल थी, एक बिजनेस पर्पस के लिए थी और एक व्हीकल किसके लिए थी, प्राइवेट पर्पस के लिए। बिजनेस पर्पस वाली एग्जम्प्ट कर दी, प्राइवेट वाली हमने 10% ले लिया। कंसेशनल लोन दिया गया था 9 लाख रुपए का क्वेश्चन के अंदर, लेकिन हमने इंटरेस्ट फ्री लोन या कंसेशनल लोन के मतलब पढ़ा है अगर लोन लेस देन 1 मिलियन रुपीस होगा तो उसके ऊपर वो प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगी, इसलिए बेंचमार्क वाला जो प्रोविजन थी इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं हुई और नथिंग विल बी एडेड इन द टैक्सेबल इनकम। लेकिन जो अमाउंट उसने वेव ऑफ की, जिस अमाउंट को उसने मुआफ किया, वो ऑब्लिगेशन जो हमने पढ़ा था, अगर कोई ऑब्लिगेशन है या लिबिलिटी एम्प्लॉयर माफ कर दे एम्प्लॉय की, तो वो टैक्सेबल इनकम में ऐड होना ही होना है, बेशक वो 1 लाख की हो, बेशक वो 25,000 की, बेशक वो 15,000 की हो। तो इस सूरत में उस 9 लाख का जो 60% जो उसने मुआफ किया वो हमने टैक्सेबल इनकम में ऐड कर दिया। लेकिन इंटरेस्ट या बेंचमार्क वाली प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं हुई, जो हमने कंसेशनल लोन लिया वो प्रोविजन इस पर एप्लीकेबल नहीं, क्योंकि लोन 1 मिलियन से ज्यादा नहीं था। अगर लोन 1 मिलियन से ज्यादा होगा तो ये प्रोविजन एप्लीकेबल होगी, एग्जैक्ट 1 मिलियन पर भी प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगी। कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड बताया गया था, हमने पढ़ा रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड 3 तरह के हैं, गवर्नमेंट का है, रिकॉग्नाइज है, अनरिकॉग्नाइज है। अब अगर रिकॉग्नाइज की बात करें, तीनों के अंदर एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन डू नथिंग, इसलिए यहाँ एग्जाम्प्ट या डू नथिंग किया गया एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन का। और रिकॉग्नाइज के अंदर जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन था उसके अंदर बताया गया है, क्या बताया गया है कि जो भी कंट्रीब्यूशन होता है उस कंट्रीब्यूशन की एग्जम्पशन अवेलेबल है। एग्जम्पशन अवेलेबल है किस तक, किस हद तक, हायर ऑफ 1.5 लाख और 1/10 ऑफ द बेसिक सैलरी विच एवर इज लोअर। अब यहां एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन दिया गया था 8% ऑफ द बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी थी हमारे पास 24 लाख, 24 लाख का 8% कैलकुलेट किया तो हमारे पास कितना आया, 1,92,000। बेटा यहाँ थोड़ी सी करेक्शन, ये जो डीएनएस ये लिखा हुआ ना, ये ना, क्योंकि कंट्रीब्यूशन जो लिखा हुआ था 8% ऑफ द बेसिक सैलरी, तो ये तो वो अमाउंट है जो कंट्रीब्यूट की जा रही है। तो इसलिए जो हमारी सैलरी थी वो थी 24 लाख और उसका जब 8% लिया तो वो हमारी बनी 1,92,000। अब इस पर एग्जम्पशन अवेलेबल है। एग्जम्पशन की लिमिट क्या थी, लिमिट थी लोअर ऑफ 1.5 लाख
और 1/10 ऑफ द बेसिक सैलरी प्लस डीएनएस अलाउंस। सर अहमद भी आगे क्लास के लिए बैठा। ये क्वेश्चन हम कंप्लीट करते हैं, इसके बाद सर अहमद आपको क्लास को आगे लेके फिर कैरी ऑन करेंगे इंशाल्लाह। तो कंट्रीब्यूशन लेसर के लिए हमने क्या किया, फिक्स अमाउंट 1.5 लाख लिखी, 1/10 ऑफ द बेसिक सैलरी प्लस डीएनएस अलाउंस। बेसिक सैलरी इस क्वेश्चन के अंदर 24 लाख थी और डीएनएस अलाउंस था 3 लाख रुपया, दोनों को प्लस किया 27 लाख बना और उसका 1/10 लिया तो वो 2,70,000 आया। लोअर थी 1.5 लाख और 2,70,000 में से लोअर क्या आया 1.5 लाख, तो 1.5 लाख तक एग्जेम्प्ट हो गया। जो ऊपर वाला 42,000 बचा उसको हमने टैक्सेबल इनकम में बेटा ऐड कर लिया। इसी के साथ इंटरेस्ट क्रेडिटेड जो हमें हुआ था उसके रेलेवेंट भी हमें एग्जाम्पशन अवेलेबल थी। टोटल टैक्स क्रेडिट था हमारे पास 6 लाख का और एग्जाम्पशन अवेलेबल थी 16% ऑफ द 16% ऑफ द अक्यूमुलेटिव बैलेंस और 1/3 ऑफ द बेसिक सैलरी और डीएनएस अलाउंस विच एवर इज हायर, उसकी एग्जाम्पशन अवेलेबल थी। क्वेश्चन के अंदर उसने क्यूमुलेटिव बैलेंस नहीं दिया गया था। हमने पढ़ा था अगर उसने क्यूमुलेटिव बैलेंस ना दिया हो तो क्या करते हैं, जो इंटरेस्ट उसने दिया होता है अगर उसके साथ रेट दिया हो तो वहां से हम अक्यूमुलेटिव बैलेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। किस तरह, उसने हम क्वेश्चन के अंदर बताया था ये 6 लाख कितनी परसेंटेज पर मिला है, 20% के ऊपर। इसका मतलब ये जो 6 लाख हमारा इंटरेस्ट क्रेडिटेड हुआ ये कैसे कैलकुलेट हुआ था, अक्यूमुलेटिव बैलेंस मल्टीप्लाई बाय 20% इज इक्वल टू 6 लाख। तो हम इस फार्मूले से हमारे पास 6 लाख की फिगर थी, 20% था, तो हमने क्यूमुलेटिव बैलेंस कैलकुलेट कर सकते थे। उस क्यूमुलेटिव बैलेंस पर 16% रेट निकाल के हमने 4,80,000 कैलकुलेट कर जी। ये अकाई का कायदा है जिसके थ्रू हमने ये कैलकुलेशन की। और नंबर 2 ऑप्शन क्या थी, 1/3 ऑफ द बेसिक सैलरी प्लस डीएनएस अलाउंस, तो वो क्या था 27 लाख आई जिसका 1/3 9 लाख आ गया। हायर विल बी एग्जेम्प्ट इंटरेस्ट की सूरत में तो 9 लाख तक एग्जेम्प्ट थी, 6 लाख इंटरेस्ट था, 9 लाख तक एग्जेम्पशन अवेलेबल थी, तो नथिंग विल बी एडेड इन द टैक्सेबल इनकम। इंटरेस्ट के अंदर हायर आ रहा है और कंट्रीब्यूशन के अंदर लोअर आता है, ये बार बार हम इसको डिस्कस करते हैं, भूलना नहीं आप लोगों ने। उसके बाद होम अप्लायंसेस थी जो यूज के लिए दी गई थी और हमने इस मतलब ये डिस्कस किया था अगर कोई होम अप्लायंसेस फर्नीचर या कोई भी चीज एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को यूज के लिए देता है और वो रिफंडेबल है तो उस सूरत में क्या ऐड होगा टैक्सेबल इनकम में, जो एम्प्लॉयर उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करता है वो डेप्रिसिएशन असल में एम्प्लॉय का बेनिफिट है। तो इसकी अमाउंट क्या थी 8 लाख, उस 8 लाख का 15% क्या है डेप्रिसिएशन रेट, तो हमने 1,20,000 अपनी टैक्सेबल इनकम में ऐड कर दिया। एम्प्लॉय शेयर स्कीम फेयर वैल्यू, एम्प्लॉय शेयर स्कीम के था कि हमने प्रीवियस ईयर में उसको अक्वायर किया था लेकिन प्रीवियस ईयर टैक्स ईयर 2020 के अंदर इसके ऊपर क्या था रिस्ट्रिक्शन लगी थी कि 1 ईयर तक हम इसको सेल नहीं कर सकते। अगर रिस्ट्रिक्शन लगी हो तो जिस ईयर में हमें वो शेयर्स मिलती है उस ईयर में हम कुछ भी नहीं करते और जिस ईयर में रिस्ट्रिक्शन खत्म होती है उस ईयर में हम उसकी फेयर वैल्यू और जो कंसिडरेशन पेड होता है उसका डिफरेंस को हम क्या करते हैं अपनी टैक्सेबल इनकम में ऐड कर लेते हैं। अब जो रिस्ट्रिक्शन थी वो अपलिफ्ट हो रही थी टैक्स ईयर 2021 के अंदर, तो हमने क्या किया जिस डेट को उसकी रिस्ट्रिक्शन अपलिफ्ट हुई उस डेट के ऊपर उसकी फेयर मार्केट वैल्यू ली और उसमें से लेस क्या कर दिया जो हमने कंसिडरेशन या अमाउंट पे की है इन शेयर्स को एक्वायर करने के लिए और रिमेनिंग अमाउंट हमारी टैक्सेबल इनकम में ऐड होगी। यहाँ आपको 2 फेयर मार्केट वैल्यू दी गई थी, एक उस दिन की जिस दिन हमें शेयर्स मिले थे और एक उस दिन की जिस दिन शेयर्स जो से है उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन अपलिफ्ट हुई थी। हमने कहा था अगर तो रिस्ट्रिक्शन नहीं होती तो जिस दिन शेयर्स मिले उसी दिन की फेयर मार्केट वैल्यू लेते हैं, लेकिन अगर रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है तो क्या करेंगे जिस दिन हमारे पास वो शेयर्स फ्री हो जाएंगे, रिस्ट्रिक्शंस खत्म हो जाएगी, हम फ्री है उसको सेल करने की, तो उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू लेनी है। हम ये भी डिस्कस हुआ था क्वेश्चन के अंदर वो आपको 2-3 किस्म की फेयर वैल्यू देगा कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन हमने वही लेनी है जिस दिन रिस्ट्रिक्शन खत्म हुई है। उस दिन की उसकी फेयर वैल्यू थी 35 रुपीज,
तो हमने क्या किया, फेयर वैल्यू ऑफ द शेयर परचेज 1000 मल्टीप्लाई बाय 35, दैट इज 35,000 लेस कंसिडरेशन पेड, जो उसने 20 रुपए में एक शेयर परचेज किया था, तो 20,000 हमने लेस कर दिया। जो रिमेनिंग अमाउंट है दैट इज 15,000 एंड दैट शुड बी एडेड इन टैक्सेबल इनकम अंडर द हेड सैलरी। सबको टोटल किया, टोटल इनकम आ गई, लेस ज़कात किया तो टैक्सेबल इनकम आ गई। अब बात आ गई डोनेशन के हवाले से, डोनेशन टू स्पेसिफाइड इंस्टीट्यूशन। डोनेशन टू स्पेसिफाइड इंस्टीट्यूशन क्वेश्चन के अंदर दिया गया था, जो कि था 5 लाख, और ये अमाउंट की भी रिस्ट्रिक्शन थी कहां तक, 30% ऑफ द टैक्सेबल इनकम। ये जो टैक्सेबल इनकम आई इसका हम 30% तक क्या है, इससे ज्यादा कंट्रीब्यूशन हमें अलाउ नहीं हो सकता। तो 30% और टैक्सेबल इनकम कितना बना, 1.3 मिलियन। तो दोनों में से लोअर क्या था, 5 लाख, तो 5 लाख का 5 लाख क्या हुआ, हमें एग्जेम्प्ट हो गया। उसके बाद रेट टैक्सेबिलिटी के लिए हमारे पास इनकम आ गई, जिसके ऊपर हमने रेट निकाला और अपनी टैक्सेबिलिटी कैलकुलेट कर ली, जो कि था 4,39,400। अब बारी आ गई टैक्स क्रेडिट्स के हवाले से। क्वेश्चन के अंदर 4 किस्म के टैक्स क्रेडिट आपको दिए गए थे, जिसके अंदर अप्रूव इंस्टीट्यूशंस को टैक्स क्रेडिट था, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स और लाइफ इंश्योरेंस के रेलेवेंट उसका कंट्रीब्यूशन था, हेल्थ प्रीमियम के अंदर उसका कंट्रीब्यूशन था, और नंबर ऑफ पेंशन फंड के अंदर उसका कंट्रीब्यूशन था। बार बार डिस्कशन हुई है हमारी, जो ये डोनेशंस है ये दो तरह के, एक अप्रूव इंस्टीट्यूशन या चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को आता है, और दूसरा आता है स्पेसिफाइड इंस्टीट्यूशन को। स्पेसिफाइड के ऊपर हमें टैक्स क्रेडिट नहीं, डायरेक्ट डिडक्शन मिलती है, और अप्रूव या चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन के ऊपर डिडक्शन नहीं मिलती डायरेक्ट, उसके ऊपर क्या मिलता है, टैक्स क्रेडिट मिलता है। और उस टैक्स क्रेडिट के लिए क्या था, एवरेज रेट ऑफ टैक्स यूज करेंगे। एवरेज रेट ऑफ टैक्स के लिए क्या ली, टैक्स लायबिलिटी डिवाइडेड बाय इनकम ऑन विच टैक्स इज कैलकुलेटेड और मल्टीप्लाई बाय एलिजिबल अमाउंट। एलिजिबल अमाउंट क्या थी, लोअर ऑफ एक्चुअल अमाउंट जो हमने इस अप्रूव इंस्टीट्यूशन को दी है, और नंबर 2 30% ऑफ टैक्सेबल इनकम विच एवर इज लोअर। तो 8 लाख एक्चुअल अमाउंट थी और 30% ऑफ टैक्सेबल इनकम 13 लाख के करीब थी, इसमें से लोअर 8 लाख थी, तो 8 लाख एलिजिबल अमाउंट हो गया। एलिजिबल अमाउंट के ऊपर एवरेज रेट से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 91,375 टैक्स क्रेडिट आ गया रिलेटेड टू अप्रूव इंस्टीट्यूशन। इसी तरह क्वेश्चन के अंदर दो आपको एक इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स भी दिया गया था और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम भी दिया गया। इन दोनों की सूरतों में सिर्फ हमें एक में टैक्स क्रेडिट मिलता है, दूसरे में टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता। और टैक्स क्रेडिट हमने किस में लेना है, हायर ऑफ द बोर्ड, जिसकी कंट्रीब्यूशन हायर होगा अल्टीमेटली हमने उसी पर टैक्स क्रेडिट लेना है। लेकिन इस चीज में, इस क्वेश्चन में एक इंपॉर्टेंट चीज ये थी, कंट्रीब्यूशन दोनों में था। हायर अमाउंट थी इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स और लोअर अमाउंट थी लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। लेकिन क्या हुआ, जो इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स थी उसके अंदर क्लियरली मेंशन किया गया था कि एज अ ओरिजिनल अलॉटी नहीं है, और ना ही ये प्राइवेटाइजेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से मिला है। अगर ओरिजिनल अलॉटी नहीं है तो वो टैक्स क्रेडिट के लिए एलिजिबल नहीं होता। लेकिन हम ये इस चीज को एक दफा इंश्योर करते हैं, एज अ ओरिजिनल अलॉटी शेयर्स नहीं मिले, क्या वो प्राइवेटाइजेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से वो परचेज नहीं किए। अगर प्राइवेटाइजेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से परचेज किए तो फिर वो एलिजिबल फॉर टैक्स क्रेडिट होता है। लेकिन क्वेश्चन के अंदर ना वो प्राइवेटाइजेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से मिले थे और ना ही वो एज अ ओरिजिनल अलॉटी थे, तो इसलिए इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स वाला जो टैक्स क्रेडिट है वैसे ही वो इन एलिजिबल हो गया, उसके ऊपर तो टैक्स क्रेडिट मिलना ही नहीं है। इसलिए पीछे जो बचा लाइफ इंश्योरेंस, उसके ऊपर हमने टैक्स क्रेडिट ले लिया, बेशक वो लोअर अमाउंट थी। यहाँ हायर का कंपैरिजन करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। डिस्कशन में आई थी हायर का कंपैरिजन तब करना है जब दोनों ही एलिजिबल होंगे टैक्स क्रेडिट के लिए। अगर एक एलिजिबल ही नहीं रहा तो इसका मतलब सेकंड के ऊपर ही टैक्स क्रेडिट हमें मिलना है। तो उसके लिए एक्चुअल अमाउंट थी 1 लाख, 20% ऑफ टैक्सेबल इनकम जो थी 8,59,400, और फिक्स अमाउंट 2 मिलियन विच एवर इज लोअर, 1 लाख जो लोअर अमाउंट थी वो एलिजिबल था वह टैक्स क्रेडिट की। तो इस तरह 11,442 हमारे पास ये फिगर आ
टैक्स क्रेडिट फॉर हेल्थ इंश्योरेंस, उसमें भी हमारे पास जो है एलिजिबल अमाउंट वो एक्चुअल अमाउंट और 5% ऑफ द टैक्सेबल इनकम जो थी 2,12,350 रुपए, और फिक्स अमाउंट जो थी 1.5 लाख, विच एवर इज लोअर, लोअर थी 50,000। 50,000 हमारी क्या बन गई, एलिजिबल अमाउंट बन गई जिसके ऊपर टैक्स क्रेडिट मिलना था। और टैक्स क्रेडिट मिलने के लिए किससे मल्टीप्लाई किया, एवरेज रेट ऑफ टैक्स से। वो कैसे कैलकुलेट किया वो हमने सीखा हुआ है। लास्ट टैक्स क्रेडिट जो क्वेश्चन के अंदर दिया गया था, टैक्स क्रेडिट फॉर कंट्रीब्यूशन पेंशन फंड, उसके लिए भी हमने क्या एलिजिबल अमाउंट के लिए रिस्ट्रिक्शन पड़ी थी, दैट इज एक्चुअल अमाउंट इन अप्रूव पेंशन फंड और 20% ऑफ द टैक्सेबल इनकम विच एवर इज लोअर। इस सूरत में भी क्या था, जो एक्चुअल अमाउंट 1.5 लाख थी वो लोअर थी, और वो अमाउंट क्या बनी हमारे लिए, एलिजिबल बनी फॉर टैक्स क्रेडिट और मल्टीप्लाई बाय एवरेज रेट। टैक्स लिबिलिटी आफ्टर टैक्स क्रेडिट्स आ गई 3,13,759, और क्या आ गया, लेस कर दिया टैक्स डिडक्टेड बाय एम्प्लॉयर, वो क्या था 1 लाख, तो हमारे रिमेनिंग पेबल आ गई 2,13,759। एनी क्वेश्चन अप टू हियर? जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किया है, इस क्वेश्चन के अंदर कोई प्रॉब्लम हो तो वो पूछ सकते हैं। जी अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर पहले तो मैंने पूछना था, हमें मेडिकल अलाउंस भी मिल रहा है और सर जो रीइंबर्समेंट होती है सर, ये एक ही अगर टाइम में दोनों चीजें मिल रही हैं, बिल्कुल। तो सर जो एग्जाम्पशन है मेडिकल अलाउंस की 10%, सर वो तो तब नहीं मिलती जब अकेला मेडिकल अलाउंस ही मिले। बिल्कुल तभी मिलती है अगर मेडिकल अलाउंस और मेडिकल फैसिलिटी दोनों इंप्लॉयर से मिले। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, मेडिकल अलाउंस भी इंप्लॉयर दे जी सर। और मेडिकल फैसिलिटी भी इंप्लॉयर दे। ठीक है, तो फिर हम सर देखते हैं इन अकॉर्डिंग्स विद द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट है या नॉट इन अकॉर्डिंग्स विद द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, जी अगर सर। अगर इन अकॉर्डिंग्स विद द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट, फिर क्या होता है, मेडिकल फैसिलिटी एग्जेम्प्ट हो जाती है और मेडिकल अलाउंस सारे का सारा टैक्सेबल होता है। एग्री? अब जी सर। क्वेश्चन के अंदर जो मैंने रीएम्बर्स था वो मैंने कहा था ये इंश्योरेंस कंपनी से लिया है, ये इसमें तो एम्प्लॉयर के साथ कोई जिक्र ही नहीं था, इसलिए वो मेडिकल अलाउंस इंश्योरेंस। जी सर। इसलिए जो मेडिकल अलाउंस है वो एम्प्लॉयर से मिला था, उस पर 10% एग्जेम्पशन लिखी, और जो रीएम्बर्समेंट था वो एम्प्लॉयर से नहीं था, वो तो हमने लिया था इंश्योरेंस कंपनी से, तो इसलिए वो एग्जेम्प्ट हो गया। सर इंश्योरेंस जो कंपनी है वो हमने पीछे नोट में भी पढ़ा था कि वो एम्प्लॉयर अरेंज कर सकता है आपके रीइंबर्समेंट के लिए जो मेडिकल आपके वो एक्सपेंसेस होते हैं। बिल्कुल वो भी कर सकता है, और जो एज अ एम्प्लॉय या एम्प्लॉय डायरेक्ट भी इंश्योरेंस के अंदर क्या अपनी मेडिकल इंश्योरेंस करवा सकता है। अगर सर इधर उसने मेंशन किया होता कि जो इंश्योरेंस कंपनी है हाँ जी, ये अरेंज किया एम्प्लॉयर ने, तो फिर इसका ट्रीटमेंट ऐसा तो नहीं होगा ना। फिर वो फैसिलिटी जो सी मिली है हमें वो एग्जेम्प्ट हो ही नहीं थी, और वो जो मेडिकल अलाउंस सारे का सारा टैक्सेबल हो गया, फिर जी वही सर। होना। और सर वो मैंने पूछना था, जो अप्लायंसेस हैं जी जी। सर, अगर हमें अकोमोडेशन 6 मंथ की मिली है तो सर हमें अप्लायंसेस को भी 6 मंथ के लिए ही लेना चाहिए। अब इसमें जब क्वेश्चन के अंदर अप्लायंसेस की कोई डेट नहीं बताई हुई किस डेट को मिली है, ठीक है, क्वेश्चन इसमें राइज होता है जो अप्लायंसेस होती है वो दो तरह अब हमें मिल सकती है, एक तो वो अकोमोडेशन के अंदर ही हमें विद फर्नीचर या फर्निश मिले, या वो अप्लायंसेस को वैसे हमें ऑन द स्टार्ट ऑफ आवर एम्प्लॉयमेंट या ईयर के स्टार्ट के टैक्स ईयर स्टार्ट में भी दे सकता है। अगर उसने डेट कोई मेंशन नहीं की या उसने ये वर्ड लिख देता है ये अप्लायंसेस जो मिली है ये मिली है किसके साथ, जो अकोमोडेशन प्रोवाइडेड हुई है उसके साथ मिली, फिर हम इसको कहते हैं अज्यूमिंग दैट, क्योंकि उसने उसको साथ लिंक कर दिया तो हमने डेप्रिसिएशन भी 6 मंथ की लेनी है। लेकिन जब उसने अप्लायंसेस को अकोमोडेशन के साथ लिंक नहीं किया वो और उसकी जो एम्प्लॉयमेंट है वो फुल ईयर चली है, तो उस सूरत में हम यही कहेंगे अप्लायंसेस को फुल ईयर ही मिली हुई है। ठीक हो गया? जी सर। ठीक है सर। ओके सर। थैंक यू सर। एनी क्वेश्चन? जी सुहेब। सर ये जो लोन फ्रॉम एम्प्लॉयर है उसमें नोट्स में लाइन लिखी हुई है, दिस बेनिफिट शैल नॉट बी टैक्सेबल इफ द लोन अमाउंट अप टू 1 मिलियन। जी जी तो सर यहाँ पर हमें 5% का लोन एम्प्लॉय पे कर रहा था, तो जी। 5% का उसका बेनिफिट हो रहा है, तो वो हमें इंटरेस्ट लेना नहीं पड़ेगा, तो तो उसके टैक्सेबल इनकम है नहीं देखिए होगी। आपने अभी लाइन पढ़ी, नोट के अंदर लिखा हुआ है दिस प्रोविजन इज नॉट एप्लीकेबल इफ लोन इज अप टू ₹1 मिलियन। आपने ये लाइन पढ़ी?
ठीक है। जी ये प्रीवियन क्या कहती है, अगर हमने बेंचमार्क से कम रेट के ऊपर लोन दिया है, कोई भी एम्प्लॉय ने लोन लिया है, तो जो डिफरेंस है उसको हमने टैक्सेबल इनकम में ऐड करना है, यही पड़ा है। जी उसके साथ जब नोट लिख दिया, अगर 1 मिलियन तक होगा लोन, फिर ये प्रीवियन एप्लीकेबल नहीं है, बेशक उसका बेनिफिट भी हो रहा है, एग्रीड। अब इसमें लोन था 0.9 मिलियन का, तो जो 0.9 मिलियन का था बेशक बेनिफिट हो रहा है, वो लॉ ने हमें एग्जम्पशन दिया, तो हम उसको फिर अपना टैक्सेबल नहीं करेंगे। क्लियर? जी जी सर। हाँ, लेकिन जो उसने लोन माफ किया वो बेशक 10,000 का माफ करे, बेशक 20,000 का माफ करे, बेशक 2 लाख का माफ करे, वो जो माफी है या वेव ओवर वो हमारा टैक्सेबल इनकम में ऐड होना ही होना है। इसके ऊपर हमने बड़ी डिटेल डिस्कशन की है। जी आतिफ नहीं। जी सर, मैंने ये पूछना था, ये जो हमें दिया हुआ है सर, ये इन्वेस्टमेंट इन शेयर वाला, इसमें जो पॉइंट है ना, ओरिजिनलिटी ऑफ द शेयर्स, सर ये मुझे बात समझ नहीं आ रही, ये ओरिजिनलिटी जो शेयर अलॉट कर रहे हैं जो कंपनी या नहीं नहीं नहीं, जो प्राइवेटाइजेशन, इम्प्लाई है वो एज अ ओरिजिनल अलॉटी होना चाहिए, शेयर उसी इम्प्लाई को या उसने अपने नेम पर ही ले, इसका मतलब ये है। उसने डायरेक्टली अपने नेम भी लिए हों, ना कि वो आगे कहीं या मतलब फिर किसी उसने इनडायरेक्टली ना परचेज किए हों। इंटरेक्टली ना परचेज की है। और जहां भी क्वेश्चन में आएगा आपके लिए ये जजमेंट नहीं होगा ये कि क्या ये ओरिजिनल अलॉटी है या नहीं है, इस सिचुएशन की जजमेंट नहीं है, वो क्वेश्चन के अंदर आपको इसके हवाले से डिटेल बताएगा कि ओरिजिनल अलॉटी के तौर पर मिला है या नहीं मिला। लेकिन अगर वो खामोश है, उसने इसके रेलेवेंट कोई भी डिस्कशन नहीं की, फिर हम यही अज्यूम करेंगे उस सूरत में एज अ ओरिजिनल अलॉटी ही शेयर्स मिलेंगे। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है सर, थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अब इंशाल्लाह 2 मिनट के बाद आपकी जो नेक्स्ट आपका सेशन होगा, सर अहमद जब्बार उसको कैरी ऑन करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सर अब बिल्कुल फिट और तंदुरुस्त हो चुके हैं, तकरीबन बस थोड़ी सी वीकनेस है, इंशाल्लाह वो भी जल्द, अल्लाह खैर के लिए, अल्लाह अपनी रहमत करेगा, वो भी जल्द, बहुत जल्द सर उसमें सेहतयाब हो जाएंगे। सिर्फ 2 मिनट की आपको ब्रेक है, उसके बाद सर अहमद जब्बार आपके साथ नेक्स्ट कैरी ऑन करेंगे। अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो खुदा का लाख लाख शुक्र है, एहसान है मेरे मालिक का। और आवाज आ रही है बेटा? बेटा आवाज आ रही है? ठीक है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू।
और आप लोगों की दुआएं हैं, बच्चों की दुआएं वैसे भी ज़्यादा लगती हैं क्योंकि उनके जो हैं वो, हमारे तो खैर गुनाह बहुत ज़्यादा आते हैं, तो बच्चों की दुआएं जो है वो गुनाह कम होते हैं। तो अल्लाह ताला ने एहसान किया जी मालिक का। एक्चुअली मुझे जब कोविड हुआ तो मैंने जब आपसे चैट कर रहा था तो एट फर्स्ट इंस्टांस मैंने कहा कि मेडिसिन के साथ ठीक हो जाएगा, कोई इतना ज़्यादा इशू बाहर नज़र भी नहीं आया था। लेकिन व्हाट हैपेंड एक्चुअली, जो मेडिसिन है वो उसने इफेक्ट नहीं किया, ओरल मेडिसिन ने। एंड आफ्टर 6 days ऑफ द ओरल मेडिसिन मामलात काफ़ी ज़्यादा आउट हो गए। आई हैव टू कन्वर्ट इनटू इंजेक्टेबल्स एंड ऑक्सीजन टू। वेल, ये भी ज़िंदगी का एक तजर्बा था। अल्लाह ताला ने रहम कर दिया, शुक्र है उस ज़ात का। मुझे उम्मीद है कि क्यूम भाई ने बड़े अच्छे तरीके से, मैं रोज़ हमारा डेली डिस्कस होता था क्या ये पढ़ाना है, आज इतना पढ़ाना है, आज इतना पढ़ाना है। और क्यूम भाई ने, मुझे पूरी उम्मीद है कि बड़ी मेहनत की है और इसी चीज़ को मैं लेके आगे चलूँगा। 2-3 चीज़ें रहती हैं तो फिर सैलरी मुकम्मल हो जाएगा। और रिजल्ट तक हमारा मैक्सिमम इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी पढ़ाते हैं हम, तो उस वक्त तक इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हो भी जाएगा, बड़ी उम्मीद है। तो सिलेबस आपका पीछे बिल्कुल नहीं है। न्यूमेरिकल करते हुए जो, अब मैं पढ़ाई की तरफ आ जाता हूँ। न्यूमेरिकल करते हुए बेटा सबसे जो अहम बात है कि वो आपकी इंग्लिश की वर्डिंग की अंडरस्टैंडिंग है टेक्स्ट के न्यूमेरिकल में। और उसकी डेट्स जो है ना बेटा, वो बहुत अहम है। 2 चीज़ें, एक आपकी इंग्लिश की वर्ड की अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम। इवन बाज कात रिक्वायरमेंट के अंदर ऐसी चीज लिखी होती है जो न्यूमेरिकल में इफेक्ट कर रही होती है, तो वो आपने हर लाइन, हर लफ्ज, हर डेट को बड़े ध्यान से पढ़ना है। वो ध्यान से आप पढ़ेंगे, बाकी कंसेप्ट्स हैं, क्या ऐड करना है, क्या लेस करना है, ये तो आपको याद करना पड़ेगा। ये आप प्रैक्टिस जब करेंगे तो आपके मामला जो है वो अल्लाह ताला आसानी करता रहेगा। बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि प्रोविडेंट फंड में क्या चीज़ ऐड करनी है, क्या चीज़ लेस करनी है, कितना एग्जाम्प्ट है, कौन सा जो है वो टैक्सेबल है। सो द कंसिडरेशन ऑन द वर्डिंग ऑफ द न्यूमेरिकल एंड डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये बात पल्ले बांध लें आगे पहले। आज कोई मुझसे कोई बात कोई शेयर करना चाहता है, सबसे पहले कोई बात कोई करना चाहता है तो रेज योर हैंड, फिर हम आगे मूव ऑन करते हैं। डेफिनेटली मुझे पूरा यकीन है कि आप लोगों की दुआएं मेरे साथ रही हैं, बहुत सारे लोगों की दुआएं मेरे साथ रही हैं। तो बाकी किसी को अल्लाह ना करे कि अल्लाह में इस बीमारी का सामना करना पड़े। इट्स अ वेरी हार्ड एंड टफ डिजीज, पता उसी को जिससे गुजरती है। तो अगर खुदा ना खास्ता किसी को फैमिली में या किसी और को कोई प्रॉब्लम है तो he can share with me, I can refer the doctor also। कुछ एक्सपीरियंस वैसे जनरली जो है वो पता चले हैं कि क्या करना है और क्या नहीं करना। बहरहाल जी, अल्लाह पाक अब इस मुल्क को
बल्कि तमाम दुनिया को इस वबा से महफूज रखे, और रमज़ान के सदक़े अल्लाह करे अल्लाह ताला इस वबा का ख़ात्मा करे, और अल्लाह पाक अपना जो है वो सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। ले जी, आज हम एक टेक्स्ट क्रेडिट पढ़ेंगे जी। वो टेक्स्ट क्रेडिट है जी शेयर फ्रॉम एओपी। शेयर फ्रॉम एओपी। पहले समझें एओपी है क्या। एओपी एक पार्टनरशिप फर्म है। हम कहें दी टिप्स, देखें बिजनेस का यही फायदा है कि आपकी एग्जांपल आपके सामने पड़ी होती है। अज्यूम करें द टिप्स एक एओपी है, बल्कि एक्चुअली भी है। अभी हम इसके सिर्फ दो पार्टनर ले लेते हैं, मिस्टर ए एंड मिस्टर जे। मिस्टर ए अज्यूम कर लें 60% है, और मिस्टर जे अज्यूम कर लें 40% है। रिटर्न इनकम किसकी टैक्सेबल होगी बेटा, एओपी की होगी। पहले टिप्स, 3 टैक्स पेयर डिपार्टमेंट के सामने है, एक टिप्स, एक मिस्टर ए और एक मिस्टर जे। अब अगर मैं टिप्स की बात करूं तो टिप्स में मेरी रिसीट क्या है, आप लोगों की ट्यूशन फीस मेरी रिसीट है। अज्यूम कर लें डेट इज 18 मिलियन, अज्यूम कर लें। मेरी कॉस्ट ऑफ सीट्स क्या है, मेरी लेक्चर कॉस्ट है, मेरा रेंट है, मेरा परमानेंट स्टाफ है, उसकी सैलरीज हैं, इलेक्ट्रिसिटी है, एडवर्टीजमेंट है, फी एंड टैक्सीज हैं, मेरे बहुत सारे एक्सपेंडिचर्स हैं। मैं कहता हूँ कि मेरे जो सारे वो एक्सपेंडिचर्स हैं, जिसमें एडमिन भी है, लेक्चर कॉस्ट भी है, सेलिंग कोई कमीशन बेस्ड भी है, सेलिंग भी है, कोई फिनांस भी है, ये सारे जो मेरे एक्सपेंडिचर्स हैं ना, ये अज्यूम कर लें दीज आर द 12 मिलियन। तो व्हाट इज माय प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स ये किसका है बेटा, ये ईओपी का है, डेट इज 6 मिलियन। अब ये 6 मिलियन के ऊपर टैक्स कौन देगा, ईओपी देगी। इसके ऊपर टैक्स रेट्स कौन से एप्लीकेबल होंगे बेटा, को बताएगा। एनीबॉडी रेज योर हैंड, एनीबॉडी रेज योर हैंड, इसके ऊपर कौन से टैक्स रेट्स अप्लाई होंगे, एनीबॉडी। क्यों भाई, बच्चे नालायक हो गए हैं। अच्छा रेयान शेख, जी रेयान बेटा। अस्सलाम वालेकुम सर। वासलाम। सर इसमें नॉन सैलरीड अप्लाई होंगे? हाँ बिल्कुल ठीक है, शाबाश। इसके ऊपर नॉन सैलरी के रेट अप्लाई होंगे। अच्छा जी, अगर नॉन सैलरी के रेट अप्लाई करो तो रेयान क्या बनता है जी। सर मैं 1 मिनट देख लूँ नोट से। नोट से देखें, सब बच्चे नोट से देखें जी। कितना, 6,20,000। चले जी, क्यूम भाई ने बता दिया जी। चले जी, थैंक यू सर। 6,20,000। खुद चेक भी कर लें बेटा, सारे चेक कर लें एक दफा, तसल्ली कर लें अपनी जरा। तो इतना ही बन रहा है? इतने भर रहा है, बाकी भी तो को बोल लेना यार, और को बाजियों में से बोल पड़े, बाजियां ही बोलती। चले ठीक है जी, रियान को म्यूट कर दें। अच्छा जी, 6,20,000। अब बेटा ये क्या है जी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आ गया जी, 53,80,000। ये बेटा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब इसमें मिस्टर ए का शेयर कितना है, 60%। मिस्टर ए का शेयर 60% कैलकुलेट कीजिए, कितना है जी, 32,28,000। और जे का शेयर कितना है जी, 21,52,000। बेटा ये शेयर फ्रॉम ईओपी है। इन दी हैंड्स ऑफ पार्टनर। इन दी हैंड्स ऑफ पार्टनर। लो जी, यहां तक कोई सवाल तो बोलें जी।
इस शेयर फॉर्म की अब हम बात करने लगे हैं कि पार्टनर के इन हैंड में आके ये कैसा टैक्स होगा। एनीबॉडी, यहां तक सवाल तो बोलेंगे। एनी क्वेश्चन? नहीं, चले आगे लिखते हैं जी, नेक्स्ट पेज पे आइएगा प्लीज। दिस शेयर फॉर्म एओपी is exempt from tax in the hands of partner if partner has no other source of taxable income no other source of taxable income under NTR, normal tax regime। कि अगर उसकी नॉर्मल कोई और इनकम नहीं है तो पार्टनर्स के हाथ में ये शेयर एग्जेम्प्ट है, कोई टैक्स नहीं होगा पार्ट, क्योंकि एओपी टैक्स दे के आ गई है, क्योंकि इस शेयर के ऊपर एओपी ने टैक्स दे दिया है। But if partner has another source of taxable income, यानी कि उसकी जाती इनकम है, another source of taxable income, then this share from AOP shall be added in said income and tax is calculated, खैर जिनको लिखने दो जरा, tax is calculated on whole income। ये भी मैं इसका प्रैक्टिस करवाता हूं तो बात, and tax is calculated on whole income। And thereafter a tax credit is given with the help of following formula। following formula। टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम, यानी कि दोनों जमा करके टोटल इनकम पे टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम डिवाइड बाय टैक्सेबल इनकम मल्टीप्लाइड बाय शेयर फ्रॉम एओपी। ये टैक्स क्रेडिट देंगे। टैक्स क्रेडिट का क्या मतलब होता है बेटा? टैक्स में छूट देना, टैक्स कम करना।
अब मैं इसका इलस्ट्रेट करवाऊंगा तो आपको बात पूरी समझ आ जाएगी। लिखने दो इनको जरा, लिख ले बेटा ये सारा, फिर मैं 1 मिनट बाद दोबारा करता हूँ जरा आगे, फिर मैं इलस्ट्रेशन करनी है तो फिर आपको बात समझ आएगी। ये स्लाइड शेयर कर देना। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं जी, इलस्ट्रेशन। assume that Mr. A has earned a taxable salary income of rupees of rupees 5 million। यानी कि ज्यूम कर लें कि वो जो है मिस्टर ए की अपनी, मिस्टर ए किसी जगह जॉब भी करता है और वो ईओपी का पार्टनर भी है। अब चूंकि इसकी अपनी इनकम आ गई तो अब मिस्टर ए की टैक्सेबिलिटी कैसे कैलकुलेट होगी, टैक्सेबिलिटी ऑफ मिस्टर ए। सैलरी इनकम, उसकी अपनी सैलरी इनकम है 5 मिलियन, उसका शेयर फॉर्म एओपी है। बेटा हमारी एग्जांपल में था 32,28,000, टोटल बन गया 8322,882 है। सही बना। अब ठीक है ना, 82,28,000 ये टैक्सेबल इनकम आ गई। अब आगे चलेंगे। अब देखिए हमें नजर आ रहा है कि जो सैलरी इनकम है वो कितने परसेंट है जी, सैलरी इनकम कितने परसेंट है जी, 60%। तो बेटा इसका क्या मतलब हुआ कि कौन से रेट लगेंगे, अच्छा जी, तो टैक्सेबल इनकम आ गई आपकी 82,28,000। अब इसके ऊपर टैक्स लायबिलिटी निकालेंगे। हाँ जी, टैक्स लायबिलिटी कितनी आई जी, नॉन सैलरी के रेट लगाएंगे अब। वन 1,998,000। लो जी, पहले ये टैक्स लायबिलिटी आई, अब इसका निकालेंगे बेटा टैक्स क्रेडिट। टैक्स क्रेडिट का फॉर्मूला क्या था, टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम डिवाइड बाय टैक्सेबल इनकम
मल्टीप्लाइड बाय शेयर फ्रॉम एओपी। कितना है जी? 784,559। इसको टैक्स बेनिफिट मिल जाएगा, ये इसका टैक्स पेएबल आएगा जी। बारह 15 241। लो जी, सवाल बोलो जी अब। एनी क्वेश्चन जी? आतिफ नहीं जी बेटा। जी जी सर, हमने इस पे जो रेट लगाए हैं, अगर ये सैलरी इनकम 60% थी तो हमने जो ज़्यादा आता है उसके रेट नहीं लगाने थे। बेटा सैलरी 60 थी ना, तो सैलरी का 75 होती तो फिर सैलरी के रेट लगने थे ना। सर वो चेंज हो गया, पहले तो 50 नहीं था क्या? सर, ये 75 पे कर दिया हुआ है। ये 75 पे कर दिया हुआ ना बेटा, 75 25 कर दिया हुआ है। जी सर ठीक है सर, क्लियर हो गया। हाँ ठीक हो गया। एनी अदर क्वेश्चन जी? एनी अदर क्वेश्चन में? इस सवाल से परेशान मत होइएगा, ये पुराना सवाल था। एनी क्वेश्चन? बेसिकली इन माय ओपिनियन ये डबल टैक्सेशन हो रही बेटा, यानी तो सजा दी जा रही है कि तुम और क्यों काम कर रहे हो। अब इसी को मैं अगर आगे लेके चलूं, अज्यूम मिस्टर जे हैज नो अदर सोर्स ऑफ टैक्सेबल इनकम। मिस्टर जे सिर्फ टैक्सेबल इनकम, तो मिस्टर जे का शेयर फ्रॉम एओपी कितना था? कितना था जी? 2152000। तो बेटा मिस्टर जे इज नॉट लायबल टू पे एनी टैक्स। मिस्टर जे ने कोई टैक्स नहीं देना, क्योंकि मिस्टर जे की अपनी कोई टैक्सेबल इनकम नहीं है। एनी क्वेश्चन जी? एनी क्वेश्चन बेटा? लो जी, अली हसन। हाँ जी अस्सलाम बेटा। वालेकुम सर जी। वासलाम। सर जी अगर वो 2-3 एओपी में से हिस्सा ले रहा हो तो फिर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा अहमद अगर अदर जवाब, सोर्स ना हो? अहमद जबार जनेस सुबानी ईशान आबद। द टिप्स पार्टनरशिप है, पार्कर एंडल पार्टनरशिप है। हमें तो वही शेयर, सर जी अगर कोई। हमें शेयर फ्रॉम टिप्स भी आ रहा है, हमें शेयर फ्रॉम पार्कर यस एंडल सर। भी आ रहा है। अगर मेरी कोई और सोर्स इनकम टैक्सेबल नहीं है तो मैंने कोई टैक्स नहीं देना। ठीक सर। ठीक हो गया। चाहे 10 ठीक। एओपी हैं, मुझे 10 एओपी अदर शेयर आ, सोर्स। अगर मेरी जाती को इनकम नहीं है ना, समझे कि नहीं समझे? जी सर। अगर मेरी कोई जाती इनकम नहीं है, मुझे 10 ईओपी से शेयर आ रहा है, मैंने कोई टैक्स नहीं देना। ठीक। ठीक है। एनी अदर क्वेश्चन जी? शुक्रिया। थैंक यू। एनी अदर क्वेश्चन बेटा? एनी अदर क्वेश्चन फ्रॉम शेयर फ्रॉम एओपी? ये था, ये आज हमने पढ़ा टैक्स क्रेडिट फॉर शेयर फ्रॉम एओपी। टैक्स क्रेडिट फॉर शेयर फ्रॉम एओपी। एनी अदर क्वेश्चन? किसी को कोई चीज समझ नहीं आई तो वो पूछ सकता है। यार इतने लायक आप हो गए हैं, कयूम भाई ने आपको बहुत लायक कर दिया है। हाँ
किसी का कोई सवाल है तो बोले जी। एक बंदे को 4 AOP से शेयर आ रहा है, उसने कोई टैक्स नहीं देना जब तक उसकी जाती इनकम नहीं है, जब तक उसकी जाती पर्सनल इनकम नहीं है। लो जी, आज के लिए इतना ही। कल हम इंशाल्लाह ताला जी फॉरेन टैक्स क्रेडिट पढ़ेंगे जी, और फिर हमारा वो सैलरी वाली चीज है वो कंप्लीट हो जाएगी। आपके टैक्स नोट्स में फॉरेन टैक्स क्रेडिट दिया गया है, कल वो सिर्फ उसका हम पहला सवाल करेंगे। उसके फॉरेन टैक्स क्रेडिट में काफी कॉम्प्लिकेशन है बेटा, लेकिन हम सिर्फ एक सिंपल फॉरेन टैक्स क्रेडिट करेंगे। बाकी फॉरेन टैक्स क्रेडिट हम आगे जाके करेंगे जब हम इनकम बिजनेस वगैरह पढ़ लेंगे। तो फिर हमारा जो है वो एक हमारा ये जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। हम फिर एक कंपनी सिविल मेडिकल बनाएंगे, और फिर हम इसको इनकम सैलरी को वाइंड अप कर देंगे जी। फिर भी पिछले में से कोई सवाल होता हो मुझसे, क्यूम भाई से, आप कभी भी किसी वक्त भी पूछ सकते हैं इंशाल्लाह ताला जी। थैंक यू वेरी मच जी। स्टे ब्लेस्ड जी। अल्लाह ताला आप सबको भी हिफ्ज़ व मान में रखे, और मेरे लिए भी दुआ करते रहें। अल्लाह पाक आप सबको जज़ा दे जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।